तो इन दिनों एक सियासी रंगत जो हमारे यहाँ छाई हुई है, वो एक तो ईवीएम और दूसरा 2019 में बीजेपी अपनी कवायद में जुटी है कि एक बार वापसी नरेंद्र मोदी की करनी है, दूसरी तरफ रोकने की पहल अब से शुरू हो चुकी है। और वैसे देखें तो वोट प्रतिशत आप देखिए, तो अगर गठबंधन इस तरह से बनता और वो वोट अगर एक जाई होता है तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये कुनबा एक हो पाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। जो बिखराव है विपक्ष का, वो क्या एक हो पाएगा? 2019 चुनौती सभी के लिए है, विपक्ष के लिए भी है और सत्ता पक्ष के लिए भी। सत्ता पक्ष के लिए है कि 2019 का आम चुनाव 2024 और 22 के कई एजेंडे लेकर के नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। स्लम फ्री है, सबको आवास है, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात है। वो 2022 के जो सपने लेकर के चल रहे हैं, वो एक मिशन लेकर के चल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही बीजेपी को रोकने के लिए जिस तरह से कांग्रेस कवायद कर रही है, समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ रही है, इसी में 2 कदम आगे बढ़े हैं। मायावती पहले पहल कर चुकी है, लालू लंबे समय से चेता रहे हैं, नीतीश लालू पहले मिल चुके हैं। तो जब इंदिरा गांधी को रोकने के लिए उस तस्वीर की ओर जाएं कि जो 80 के दशक के आसपास की थी, कि और दल रोकने के लिए जब एकजुट हुए थे और इंदिरा गांधी को रोकने में कामयाबी हुए 77 के बाद की, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं चल पाया। यही है कि अब क्या वास्तव में एक कवायद अगर की भी जाएगी तो उसका नेता कौन होगा, क्या हाथ मिला पाएंगे, सीटों का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें क्या होगा, किस राज्य में किसके प्रत्याशी ज्यादा होंगे, कि कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो महागठबंधन में पेच फंसा सकती हैं। खैर चलिए, हम विनोद जी, मैं आपसे मुखातिब हूं और मैं जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव मायावती के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, तो मकसद सिर्फ एक रह गया अब कि बीजेपी को रोकना है। नहीं, बिल्कुल योगेंद्र जी, ये बात सही है कि आज जिस तरह के हालात हैं और देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, आए दिन कोई भी अगर चर्चा होती है तो धार्मिक चर्चा होती है। पूरे देश में विकास के ऊपर चर्चा केंद्र सरकार और यूपी सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है। सिर्फ धार्मिक मुद्दों को लेकर देश के अंदर एक माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसके आधार पे इन्होंने यूपी के चुनाव में भी जनता के अंदर धार्मिक मुद्दों को ऊपर उठा के और यूपी की जनता के साथ में एक विश्वासघात की सी बात की है, जिससे उनको वोट मिला। ईवीएम का भी मुद्दा उसके अंदर रहा। तो ये जो इस तरह की कवायद जो इन्होंने बीजेपी ने शुरू की है, तो उसके लिए देश के अंदर जितने भी लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक सरकारें हैं, नेता हैं, उनको एक बार निश्चित रूप से एक होना पड़ेगा। क्योंकि ये जिस तरह का देश के अंदर जो माहौल बनाया है, और इसमें बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को करना है। कांग्रेस पार्टी देश में अभी केंद्र में एक बड़ी पार्टी है, उसका एक बड़ा अहम रोल रहेगा कि वो किस हिसाब से देश के अंदर अपने आप को आगे करके और दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको अपने साथ लेती है। आपने जो अभी बात कही कि कौन इसमें सीटों में बंटवारा, आप ये देख के चलिए कि कहीं भी किसी सीट पे ऐसा कहीं माहौल दिखता नहीं कि लड़ाई होगी। क्योंकि यूपी के अंदर बीएसपी और एसपी मजबूत है, तो वहां पे उनका आपस में दोनों में कांग्रेस वहां एक सहयोगी के रूप में रहेगी। जिस तरह से बिहार के अंदर रहा, बिहार में आरजेडी और जेडीयू दोनों मजबूत थे और कांग्रेस वहां सहयोगी के रूप में रही, तो दोनों ऐसे ही यूपी के अंदर हालात बनेंगे। यूपी और बिहार रुकने के बाद में केंद्र के अंदर बहुत बड़ी एक ताकत है कि वहां पे जितनी सीटें हैं, यहाँ पे जितनी सीटें, 125 सीटों के लगभग दोनों प्रदेशों के अंदर सीटें आती है। इसी के साथ में ममता बनर्जी पहले कह चुकी है कि इनको फासिस्ट ताकतों को रोकना है, फासिस्ट ताकतों को जिस तरह से देश को तोड़ना चाहते हैं ये, तो इनको रोकना है। तो सारे कोई भी ऐसा नेता नहीं है आज की हालात में कि वो ये चाहते हो कि बीजेपी जिस तरह से देश में माहौल पैदा कर रही है वो माहौल आगे चले। तो इस माहौल को रोकने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए और लोगों के बीच में गलत मैसेज नहीं जाए, उसको एक जाहिर करने के लिए सारे दलों को इकट्ठा, शरद पवार जी भी कह चुके हैं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो बड़ा नेता हो और देश के अंदर उसकी पहचान हो और वो ये नहीं कह रहा हो कि ये गलत काम नहीं कर रहे हो। कोई भी नेता बता दीजिए। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। आरसी चौधरी साहब जी, अभी आपने सुना, दो बड़े नेता लगातार, दो बड़ी पार्टियों के उत्तर प्रदेश में, आपके एक तो गठबंधन के सहयोगी हैं आपके, उनका यह कहना है कि अब वक्त आ चुका है कि बीजेपी को रोकने के लिए एकजुट होना होगा। अभी विनोद यादव जी कह रहे हैं कि पहल कांग्रेस को करनी चाहिए, हो सकता है ऊपर आप लोगों की स्तर पे पहल की भी जा रही हो, लेकिन क्या मकसद बस सिर्फ यही है कि बीजेपी को रोकना है? इसका एक मैसेज भी तो जा सकता है कि बीजेपी के जो साथ में लोग हैं, और बीजेपी पहले से ही
पूरी वार्निंग इसे और अलार्मिंग पोजीशन को भांपते हुए अपनी कवायद और तेज कर सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ी हैं और जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2 राज्यों के अंदर आपके हाथ में आई सत्ता को आप लोगों ने खो दिया, उन तमाम कोशिशों को एक बार फिर नाकाम कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। योगेंद्र जी, कभी कांग्रेस की ये सोच तो रहती नहीं है कि किसी को हमें हटाना है या किसी को रोकना है या फिर किसी को मुक्त करना है। ये सोच कभी नहीं रही कांग्रेस की। कांग्रेस की एक ही सोच है कि जो प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी पार्टीज हैं, जितने दल हैं, वो दल सभी दलों का दायित्व बनता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता में आसीन हुए तब देश के सामने बहुत से वादे करके वो आए थे। उन वादों को वो आज भूल गए हैं और दूसरी तरफ वो जो संवैधानिक जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की रक्षा करने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है। इसलिए फासिस्ट, अवसरवादी और अलगाववादी लोगों के खिलाफ जितने भी जो प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक जो लोग हैं, वो आज एक होकर उसकी जो नीतियों के और जो उसकी सोच है उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है, क्योंकि इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और उस डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए जितने भी जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से उसका नेतृत्व और उनका स्वागत कांग्रेस पार्टी जरूर करेगी। चलिए पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 2019 सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, सपने ही देखते हैं जो भी पूरे होते हैं। 2019 को एक चुनौती लेकर के अभी आपकी भुवनेश्वर में जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, उसमें भी 2019 और जिन राज्यों में इस दौरान चुनाव होंगे उसको काफी महत्व दिया जाएगा और वहां की कवायद भी की जाएगी। लेकिन प्रतिपक्ष अगर एकजुट होता है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो 50% क्रॉस नहीं कर रही है बीजेपी, टोटल अगर वोटिंग देखें तो प्रतिपक्ष के वोट को अगर एक जाई करते हैं, एक जगह अगर करते हैं तो वो वोट प्रतिशत कहीं ज्यादा होता है, तो ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें हो सकती हैं। योगेंद्र जी, बिल्कुल जो आप सोच करते हैं वो बिल्कुल गलत है कि बेसिकली कभी भी जो है, देखिए वोट राजनीतिक पार्टियों में जो वोट है वो कभी फिक्स वोट नहीं होता। यदि फिक्स वोट होता तो बेसिकली कई पार्टीज जो है दोबारा हटती नहीं, लगातार वो वोट उनको मिलता रहता है, वो लोग जीतते रहते हैं, वो लोग चलते रहते हैं। ये जो परंपराएं खड़ी की हैं, ये जो है कांग्रेस की देन है कि लगातार जो है अपने वोट बैंकों को जो है एक तरीके से फिक्सअप किया जाए और उनको जो किया जाए। कभी लोकतंत्र की यदि तोड़ा है किसी, जो अभी बात कर रहे थे संवैधानिक, उसकी मैं आज पूछना चाहता हूं कि किस संविधान का उल्लंघन हुआ है, किस प्रदेश में कहा कि संविधान का उल्लंघन होकर के ये बात हो गई है। आज मुझे बताएं कि यदि आप है तो संसद में चलने के बाद आपने एक प्रश्न संविधान के ऊपर उठाया क्या, है ना। ये जो चीजें हैं खाली जो है, अब आप इतने घबरा गए हैं, इतने ज्यादा जो है परेशान हो गए हैं कि जब आपके पास राज थे, जब आपके पास शासन थे, तब तो आप लोगों ने मिलाने की बात नहीं की गई। तब तो आपने नहीं पूछा कि भाई आप आइए हमसे बात करिए, हम मिला करके अब इस जनता का जो है कोई भला करे, भूल करे। और आज मैं कह रहा हूं जब आदमी कमजोर होता है तो वही कह रहा हूं ना, कमजोर हुए, देखिए कमजोर क्यों हुए, ये कह रहा हूं ना, जो कमजोर इसलिए हुए कि जो लूट खसोट थी, चाहे वो बेसिकली जो है स्पेक्ट्रम के मामले हो, चाहे बेसिकली कोल के मामले हो, और आज जिन मामलों को उठाए उन मामलों के साथ आप एक होकर के आना चाह रहे हैं कि हाँ हम सब लोगों की लूट बंद हो गई है, अब हम सब लोग मिलकर के हमारा तो काम ही नहीं चलेगा। अब कैसे काम चलेगा भाई, हम लोग एक हो जाए तो हम काम चले। दूसरी मैं बात बता रहा हूं, और जो आपने कहा कि कार्य समिति, देखिए राष्ट्रीय कार्य समिति पिछले 1.5 साल से आप राष्ट्रीय कार्य समिति देखें, हर एक 3 महीने के अंदर राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है। जो अगला इलेक्शन होता है उसके ऊपर जो है बाकायदा फोकस होता है कि अगला इलेक्शन होगा, उसके साथ साथ न केवल इलेक्शन के फोकस, बाकी आप देखें तो उसके बाद में प्रदेश की 15 दिन के अंदर प्रदेश की कार्य समिति होनी चाहिए, कार्यकारिणी होनी चाहिए, उसके बाद जिले की कार्यकारिणी 15 दिन के और 15 दिन के बाद होनी चाहिए। तो न केवल खाली ये कि सरकार के कामकाज और संगठन के कामकाज दोनों को जो है देख करके कि कहां हम लोग कर रहे हैं, संगठन के रूप में जो है हम कहां मजबूत है, कहां हमारी गलतियां हैं। आज आप देखेंगे, आपको देखेंगे। मेरा सवाल है गठबंधन पे, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, आप लोगों को जब हम सरकार में होते, कोई भी पार्टी हो, उस वक्त नियम कायदे थोड़े बदल जाते हैं, एक सोच बदल जाती है, लेकिन जब हम प्रतिपक्ष में होते हैं और जब गठबंधन करते हैं तो उस वक्त बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार बनी गठबंधन ना, आज भी कई दल आपके साथ में एनडीए के जुड़े में हैं। मुझे वाजपेयी साहब का वो कथन अच्छे से याद है कि अलवर के अंदर एक बार प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा था, जब देवगौड़ा की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि एक ब्रिटेन का एक डेलीगेशन पार्लियामेंट में आया और उन्होंने कहा कि सरप्राइज किया कि इतने दल मिलकर के सरकार चला रहे हैं, तो बहुत ही शॉकिंग थी उनके लिए। और उन्होंने भानुमति का कुनबा बताया था। ये नहीं लगता आप लोगों को कि आज वक्त गठबंधन का रह गया है, गठबंधन की राजनीति है जिसे एक धर्म समझ करके लोग निभाने की कोशिश करते हैं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम का एक एजेंडा लेकर के चलते हैं, वही आप लोगों का पोस्ट
मैनिफेस्टो है, प्री मैनिफेस्टो आप लोग जारी करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन जब सरकार में बनी जाते हैं तो उस वक्त तो उसको आपको लागू करना होता है कि हम इस एजेंडे पे चलेंगे। कई जगह है आप लोगों की गठबंधन में सरकार है, कांग्रेस ने भी बनाई है और भी लोग बनाते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं। सवाल यहाँ पे यह है कि अभी आपने कहा कि लूट खसोट जब की तब तो किसी को याद नहीं किया, तो उन लोगों को पीड़ा रहेगी कि माल मलाई के वक्त याद नहीं किया, और जब अभी छाछ भी नहीं बची है तो हमें याद कर रहे हैं। ये कह रहा हूं लेकिन मलाई का वक्त कॉमन प्रोग्राम में आएगा। नहीं, ये कॉमन प्रोग्राम में आएगा ना। ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में आएगा कि दूध का बंटवारा कैसे होगा, मलाई में कैसे बंटवारा होगा, तो क्या ये मालूम मिनिमम प्रोग्राम में आएगा क्या? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, करने की एक बात है। नहीं, पंकज जी ने कहा कि गठबंधन की जो सोच है, ये इनका तो जो उदय हुआ, इनको अपना अतीत खुद को याद होगा, और सबसे पहले अगर गठबंधन की कहीं नींव की कहीं भी शुरुआत की थी तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। आज इन्हें गठबंधन से ये क्यों एहसास होने लगता है? नहीं, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने, क्या आप उस दिन जनता पार्टी ने की थी? क्या जनता पार्टी ने पहले भारतीय जनता पार्टी के उदय में भी पहले किया था उदय। आज आपका जो गठबंधन केंद्र के अंदर सरकार है, अरे वो एनडीए के अंदर आपने गठबंधन करके सरकार के अंदर चौधरी बहुमत में आई हो, चौधरी जी, तो क्या आपने उस टाइम पे आपका स्वाद था क्या कि हमें इसके अंदर भागीदारी चाहिए? लूट खसोट में भागीदारी के लिए आपने बता, इसलिए आपने उसमें भागीदारी की। क्या आपने ये भागीदारी नहीं की? अरे 2 मिनट सुनिए। देखिए गठबंधन क्यों हुआ, इस देश के अंदर गठबंधन तब हुआ जब लोगों ने जो है अपने प्राण देकर के जब आजादी पाई और उस लोकतंत्र की स्थापना की, और जब आपने सबसे बड़ा जो है आज तक जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा जिस लोकतंत्र की हत्या आपने की, आज तक का सबसे बड़ा विश्व हर दिन हत्या करना, सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं इमरजेंसी। उस दिन लोकतंत्र बना है देश के, उस दिन लोकतंत्र बना। यदि उस लोकतंत्र की बात करते हैं तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने उस लोकतंत्र को बधाई देता हूँ, और उस लोकतंत्र को लेकर के आप गठबंधन करते हैं तो मैं आपको बधाई देता हूँ। जो भारतीय जनता दल है, मैं कह रहा हूँ बधाई आपको, बनाइए उस लोकतंत्र को यदि लेके चल रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है, और आपके साथ मिलने चाहिए लोग यदि वही गठबंधन है तो। सवाल ये देखिए, मैं कह रहा हूँ हमारी जो सोच है, हमारी जो सोच है, माओवादी लोगों को रोकना है, उन्हें रोकना है, जो इस देश को धर्म जयप्रकाश नारायण फासिस्ट चाहते हैं। आप प्रकाश नारायण फासिस्ट है क्या? आप जवाब दें। बांटना चाहते हैं, जवाब दें। जयप्रकाश नारायण फासिस्ट है क्या? जवाब दें। एक बात कहना चाहूंगा, कीजिए ना एक बार। पंकज जी, चौधरी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि यहां जो भूल गए, अगले कुछ साल तक जो संभावना है वो मतलब असंभव है, जो संभावना नहीं जिसकी संभावना क्षीण है, वो ये हो सकती है कि महज कांग्रेस और बीजेपी हाथ नहीं मिला सकते, और कॉमरेड बीजेपी हाथ नहीं मिला सकते, कम्युनिस्ट कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, आपके साथ नहीं आ सकते। ये 3 दलों का मैं थोड़ा सा अलग डिफरेंट देखता हूं। अदरवाइज तो राजनीति हमारे हिंदुस्तान की, जिसमें स्थायी ना कोई दोस्त है ना किसी का कोई विरोधी है, अवसरवादिता की राजनीति है कि हमारा उल्लू सीधा कैसे हो सकता है, सत्ता के सिंहासन पे हम बैठ कैसे सकते हैं, वो एक राजनीति का आधार है। नहीं, मैं एक बार यादव साहब, मैं आपके पास में जरूर आऊंगा। ये एक जो अक्सर एक बात कही जाती है, जो चौपाल की चर्चा या पान बीड़ी की थड़ी की जो चर्चा होती है कि मौका परस्त हिंदुस्तान की राजनीति हो गई है। इसी वजह से समीक्षक लिखते हैं, जब अंबेडकर की जयंती आती है, कि भारत का लोकतंत्र जिस सपने के साथ मिलाया गया था कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। वजह साफ है कि इच्छा शक्ति केवल और केवल बस एक लोकतंत्र का डेफिनेशन यही रह गया अब कि हमें चुनावों का सामना करना है, उस एनुअल एग्जाम में पास होकर के सत्ता के सिंहासन तक बैठना है, हमारी मनमर्जी चलानी है, हमारे अंदाज से सरकार चलानी है। मिनिमम में कॉमन एजेंडा एक जो है वही प्रोग्राम रह गया है, वही आपका मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, इलेक्शन कमीशन कहता है। और गठबंधन को लेकर के अगर आज हम कमेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी इसका उदय हुआ हो, लेकिन हमें लगता है कि आज भारत की राजनीति की एक आवश्यकता बन गया है गठबंधन। और यही वजह रही कि जब विचारधाराएं क्षीण होने लगी या उनमें गिरावट आई, तभी जो एक क्षेत्रीय दल है उनका उदय हुआ। कहीं ना कहीं उन दलों को यह लगता था, उस क्षेत्र के लोगों को लगता था कि राष्ट्रीय पार्टियां पर्टिकुलर हमारे राज्य का विकास उस मायने में नहीं कर पा रही हैं जैसा हमारा होना चाहिए। वो चाहे तमिलनाडु की बात हो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, या फिर कर्नाटक की बात हो, या किसी और राज्य की बात हो, वजह साफ यही रही है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश जी हैं इस वक्त। महेश जी, गठबंधन को लेकर के और एक बात निकल करके आ रही है कि मायावती पहल कर रही है, अखिलेश पहल कर रही हैं, लेकिन ये वो
शतरंज के इस वक्त पिटे हुए मोहरे रह गए हैं, जो हाल ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर जिन्होंने मात खाई। खैर चलिए, समझ में आई हो। मुझे वर्तमान परिस्थिति के लालू यादव सबसे ज्यादा स्मार्ट नजर आते हैं कि जिन्होंने चुनाव से पहले इस बात को बापा जो कभी सोचा नहीं जा सकता था कि नीतीश और लालू एक हो सकते हैं। उन्होंने कई बार कहा कि जब लुट जाओगे उसके बाद में आप लोग हाथ मिलाओगे। वो तस्वीर दिख रही है। 2019 सामने है, 2 साल बाकी हैं, लेकिन चैलेंज बड़ा है बीजेपी के लिए भी, और जो बीजेपी के लिए रोकने वाले लोग हैं। तो एक नई बहस पैदा हो गई है कि बीजेपी के लिए 2019 एक बड़ा मिशन रह गया है और प्रतिपक्ष के सामने बीजेपी को रोकना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, जैसी स्थितियां जो अभी चुनाव के अंदर निकली हैं और जिस तरह से आप ये देखिए कि दूसरे जो दल हैं, जो एक तरह से विपक्ष का जो है वो जो प्रतिनिधित्व है वो कमजोर हुआ है। ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं ये विपक्ष को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है कि दूसरे दल भी इस बारे में सोचें। और अभी इस स्थिति जो है, इस जो नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है उसके सामने ऐसा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा जो एक उनको चैलेंज से इंडिविजुअल भी। और हाँ। यही एक वजह रही है कि अब गठबंधन के अलावा प्रतिपक्ष के पास में कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, और ये इसके अलावा ये जरूर ये है कि अगर एक गठबंधन हो जाता है, जैसे कि पहले कांग्रेस के खिलाफ भी हुआ है, तो जिस समय मतलब जनता पार्टी का हाँ। गठन हुआ था, तो वो एक अलग है, लेकिन वो परिस्थितियां दूसरी थी कि उनके कारण ये था कि आगे आखिर विभिन्न विचारधारा के जो दल थे वो आखिर एकजुट कैसे हो पाए, वो एक परिस्थिति विशेष थी। लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी है। लेकिन उस दौरान का जो था आपातकाल की वजह से सारे दल जो विपक्षी दल थे वो प्रभावित हुए और उन्हें बाध्य होना पड़ा कि वो एक साथ संगठित हुए। अब यहाँ पे जो है, जो इस बार जो ये गठबंधन की जो बातें हो रही है, ये शिकस्त पाने के बाद में मतलब सोचा जा रहा है कि क्यों नहीं एक गठबंधन बनाया जाए। तो इसमें दोनों में अंतर आया है। और साथ साथ ये बात, गठबंधन की राजनीति से लोग बाग इतने उबता चुके हैं, पिछले 3 साल का देख लीजिएगा, चाहे वो एनडीए हो या यूपी हो, कि कहीं ना कहीं जो मुख्य जो है जनता के जो मकसद रहे पूरे, वो पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि कोई भी जो उसका नेतृत्व प्रमुख जो दल होता था वो इसकी पर्याप्त संख्या में नहीं होता था कि वो अपना डिसीजन पावर को ले पाए। लेकिन ये पहली बार इतने गठबंधन से उकताहट की वजह से ही भाजपा को इतना ज्यादा मेजोरिटी, क्योंकि 1984 के बाद में लगने लगा कि अब देश के सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है। किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी के साथ में राजीव गांधी के बाद में ये मेजोरिटी मिली नरेंद्र मोदी को लगभग 30 साल बाद में। नहीं तो देखिए, दो चीजें इसमें भी है कि अगर राजीव गांधी के दल को जो मेजोरिटी मिली है, उसके पीछे सहानुभूति की लहर, उसमें इंदिरा गांधी ने हत्या हो गई थी उस समय की, जो मतलब क्या था ना, हत्या होने के बाद नहीं सहानुभूति। हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन जो मिला मैंडेट जो मिला वो 30 साल बाद में उस तरह का मैंडेट मिला जो वास्तव में एक सशक्त नेतृत्व के रूप में आ सकता है। और वैसे ये माना जाना चाहिए कि अगर गठबंधन है तो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर गठबंधन मजबूरी का नाम गठबंधन हो गया है कि राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरी है। ये मजबूरी क्यों है, इसको लेकर के मैं आपसे चर्चा करूंगा और वजह बताऊंगा कि मजबूरी क्यों है। और पहले अगर गठबंधन जनता पार्टी के वक्त हुआ था, उस गठबंधन की वजह क्या थी और क्या वास्तव में उस गठबंधन से आज के गठबंधन को हम कंपेयर कर सकते हैं। वो गठबंधन था जो राजनीतिक दल पीछे और जन आंदोलन आगे था, लेकिन आज जन आंदोलन पर्दे के पीछे चला गया है और राजनीतिक दल फ्रंट में आ गए हैं।